नमस्कार दोस्तों, मैं चिरोमान साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज हम बात करेंगे किसके संविधान के एमसीक्यू को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बने एग्जाम में अभी तक के, है ना। और ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज है किसके किसके लिए महत्वपूर्ण है। आप छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम देंगे उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एसएससी जीडी सीपीओ एलडीएस, है ना, इन सीजीएल, ये सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रेलवे का भी आरपीएफ का पोस्ट आने वाला है और असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट आ चुका है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल ध्यान में रखेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस छात्रावास अधीक्षक व स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पहला पार्ट हम लोग, है ना, संविधान सभा का पहला पार्ट का हम लोगों ने लगभग बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए हैं। आप बिल्कुल उस वीडियो को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट, है ना, चर्चा करेंगे पार्ट 2 पर। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखना है किसने दिया था, एम.एन. रॉय महोदय ने दिया था। किसने दिया था, एम.एन. रॉय महोदय ने। इनका पूरा नाम है मनवेंद्रनाथ राय। तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, मनवेंद्रनाथ राय है। इनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का क्या दिया गया था, विचार दिया गया था। तो याद रखिएगा विचार किस में आता है, मन में आता है, तो मनवेंद्रनाथ राय। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान में फहराया गया था। कब की बात हो रही है, 1906 में। कब की बात हो रही है, 1906 की बात हो रही है। तो ये फहराया गया था कहां, कोलकाता में फहराया गया था। तो याद रखना है 1905 में क्या हुआ था, आपका बंगाल विभाजन हुआ था। तो याद रखना है 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया गया, तो इसका विरोध करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंग भंग आंदोलन चलाया गया। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको सकारात्मक देने के लिए पूरे भारत में क्या चला, स्वदेशी आंदोलन चला। और इसी स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए, ध्यान में रखेगा, इसी स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए सबसे पहले कलकत्ता में 1906 में क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया। प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो यह है 1911, और यह भी है क्या दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। तो याद रखना है कलकत्ता में यह भी गाया गया था पहली बार, कब, 1911 में। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता, राष्ट्रगान कलकत्ता, है ना। और याद रखना है हमारा राष्ट्रगीत भी पहली बार कहां गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना है हमारा संविधान कब बना था, तो हमारा संविधान बना था कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या बना था, संविधान बना था दोस्तों। तो याद रखना है इस तारीख को, कौन सा तारीख, 26 नवंबर 1949। जब यह हमारा संविधान बनाया गया तो इसे, है ना, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा महोदय ने हस्तलिखित किया गया। और हस्तलिखित करने के बाद इसे क्या किया, प्रकाशित किया गया। तो याद रखना प्रकाशन इसका कहां से हुआ है, क्या दिल्ली से हुआ है, जी नहीं। श्रीनगर से हुआ है, बिल्कुल नहीं। अजमेर से हुआ है, जी नहीं। तो याद रखना है आपका हमारे मूल संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ है, मूल रूप से, तो याद रखना देहरादून से हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज, है ना, प्रथम भारतीय ध्वज कहां पर, विदेशी धरती पर। फहराने वाले कौन, मैडम भीखाजी कामा, है ना, फहराने वाले कौन, मैडम भीखाजी कामा। कब की बात है, 1907 में खालिस्तान में फहराया गया था। वो विदेशी भूमि कौन सी है, ये आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो याद रखना है ना, प्रथम भारतीय ध्वज किसने फहराया, मैडम भीखाजी कामा ने फहराया। कब फहराया, 1907 में फहराया। कहां पर फहराया अगर आपको पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा क्या, जर्मनी इसका सही जवाब होगा। तो याद रखेगा जर्मनी में हमारा सबसे पहला विदेशी भूमि पर 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा क्या किया गया था, हमारे ध्वज को, भारतीय ध्वज को फहराया
फहराया गया था। चलिए अगला चलते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? हाथों से लिखने वाले कहने का मतलब है, याद रखिएगा, इसे लिपिबद्ध किसने किया था? तो कभी कभी हाथों से लिखा ना शब्द बोल के क्या बोल देते हैं, लिपिबद्ध किस व्यक्ति ने किया था, है ना? क्या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, कन्हैया लाल जी ने किया था, बाला साहेब या श्यामा प्रसाद जी ने किया था? तो याद रखिए दोस्तों, लिपिबद्ध करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बड़े प्यार से हमारे संविधान को लिखा था तो हमने बोला प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा महोदय। तो याद रहेगा, बड़े प्रेम से लिखा गया था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए, है ना? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर ऐसे प्रश्न का मैं जवाब देने लग गया, है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? आप भारत के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य होना चाहिए भारतीय देश के प्रति और हमारे तिरंगे के प्रति कि तिरंगा का वास्तविक अनुपात क्या होता है। तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कि छठवें का आंसर क्या है। मैं कमेंट में बिल्कुल देखना चाहूंगा और मैं वॉच भी करता हूं ना, तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? हमने बात किया हस्तलिखित किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को हस्तलिखित किया थे, ठीक है? परंतु हमारे संविधान को सजाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? क्या राजा रवि वर्मा है? ये भी चित्रकार है, मिहिर सेन, नंदलाल बोस, है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखेगा, नंदलाल बोस जी ने इसे क्या किया था, है ना, ये एक चित्रकार थे और इन्होंने हमारे संविधान को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किए थे, सजाए थे, ठीक है? याद रखना इस बात को, और है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो याद रखेगा, आज भी हमारा जो भारतीय ध्वज है 3 रंगों वाला और 24 तीलियों वाला, है ना, तो उसे आज भी हम फहराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, है ना। कभी बोलते हैं फहराया जाता है ना, और कभी बोलते हैं लहराया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब जरूर समझिएगा, है ना। 15 अगस्त को हम अलग तरीके से फहराते हैं और 26 जनवरी को अलग तरीके से। तो इन दोनों का महत्व भी आपको समझना होगा। फिलहाल मैं छोटे से वीडियो में ये सभी जानकारी नहीं दूंगा, आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे ध्वज का जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने किया गया था, किनके द्वारा? तो पिंगली वेंकैया महोदय के द्वारा। तो याद रखना है, भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया महोदय ने किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? क्या 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1949 या 27 दिसंबर 1911 को? तो दोस्तों याद रखना है, आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को, है ना। जन गण मन हमारा क्या बन गया? जन गण मन हमारा क्या बन गया? राष्ट्रगान बन गया। और दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि यह राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान ये, है ना, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में था, बाद में इसका हिंदी संस्करण किया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे हिंदी संस्करण के साथ हमारे संविधान में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जब भारत की संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित हुई, तो कब की बात है? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित हुई, तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, 1947 के पूर्व। तो दोस्तों पहले एक चीज याद रखिएगा, 1947 के पूर्व, 1947 पूर्व संविधान सभा, 1945 पूर्व क्या संविधान सभा की क्या स्थिति थी? तो याद रखिएगा, 1945 पूर्व संविधान सभा की क्या स्थिति थी? तो इसमें 389 क्या थे? सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 इसमें सदस्य थे। इसमें कुछ सदस्य कहां थे? ब्रिटिश क्षेत्र से। कुछ सदस्य कहां थे? भारत के ब्रिटिश क्षेत्र से थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कुछ सदस्य कहां थे? रियासत से।
कुछ सदस्य कहां से थे, रियासत से थे, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश क्षेत्र से टोटल कितने लोग थे, 296। रियासत से कितने लोग थे, 93 लोग रियासत से थे। ये कब की बात है, 1947 पूर्व अर्थात आजादी के पूर्व। अब 1947 के बाद आप सभी को पता है 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। तो इसमें क्या परिवर्तन आया, तो याद रखना है सभा में, हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 299 हो गया। और ब्रिटिश क्षेत्र से बोला गया कितना होगा, है ना, ये बदल गया दोस्तों, इसको याद रखना है। ब्रिटिश क्षेत्र से कितना हो गया, तो ब्रिटिश क्षेत्र से हो गया आपका कितना, 229। और रियासत से कितना हो जाएगा, तो रियासत से, ठीक है, तो रियासत से कितने हो जाएंगे, तो टोटल 70 सदस्य हो जाएंगे दोस्तों। तो याद रखना है 1947 के पहले हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जबकि 1947 के बाद इसमें घटकर कितना हो गया, 299 हो गया। इस बात को ध्यान में रखेगा और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 299 हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं, तो दोस्तों याद रखना है कथन क्या पूछ रहा है, सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल नहीं था, तो ये सही है ना। तो याद रखेगा ये किस पर आधारित नहीं था, वयस्क मताधिकार का पर आधारित नहीं था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के से परिणामित हुआ है, बिल्कुल नहीं, यहां कोई प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है दोस्तों। तो याद रखेगा हमारा जो सभा बना है वो किसके द्वारा बना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बना है। किससे बना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बना है। और उस निर्वाचन का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा उस अप्रत्यक्ष निर्वाचन को बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसे बोला जाता है क्या, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेगा। और चुनने वाले कौन थे, है ना, तो याद रखेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ है हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। और उस चुनाव पद्धति का नाम क्या है, तो उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसने चुना है, चुनने वाले कौन है, तो प्रांतीय विधानसभा। तो याद रखिएगा दोस्तों चुनने वाले कौन है, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इसे क्या किया गया है, चुना गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल एक ही दल था, है ना, पूरा संविधान भारतीयों का था और एक इसमें कोई दलीय व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो याद रखिएगा इसमें टोटल कितनी समितियां काम कर रही थी, 22 समितियां काम कर रही थी। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2, 2 तो गलत हो गया, तो ये जवाब 2 भी, 2 और 3 गलत है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है चीजें, तो हर एक चीजों को हमें आगे बढ़ते हुए चलना है और पूरा निष्ठा के साथ पूरा अध्ययन करना है। चलिए बात करते हैं संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, जनता द्वारा, बिल्कुल नहीं, जनता होते तो प्रत्यक्ष मतदान होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ये भी बिल्कुल नहीं, है ना। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। तो प्रांत में क्या थे, जो विधानसभा थे, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बात किया, जस्ट इससे पहले प्रश्न में, प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा, है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को क्या किया गया था, चुना गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो क्या प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को क्या देने का, एक संविधान देने का प्रस्ताव। इसका मतलब पूछा जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसका मतलब पूछा जा रहा है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, जिसे प्रस्तुत किसने किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। और कब किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिए थे, स्वीकार कर लिए थे। अर्थात इसे संविधान सभा द्वारा एक मत, है ना, एक मत होकर क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो जनवरी 22, 1947 इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद,
है ना, एक परिषद था, क्या, संविधान निर्मात्री परिषद की एक समिति थी, नाम क्या था इसका, झंडा समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखना है, लास्ट में बहुत सारे समिति बच गए थे और वो सभी समिति की जिम्मेदारी किन्हें दे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। तो यहां पे कई सारे ट्विस्ट भी बनते हैं। अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के क्या है, अध्यक्ष है। अगर इनका नाम ऑप्शन में नहीं है, कब की बात कर रहा हूं दोस्तों, जब ऑप्शन में नहीं है तब इसका उत्तर आपको क्या लेना है, जे बी कृपलानी को इसका क्या लेना है, आपको उत्तर लेना है। क्योंकि समिति के अध्यक्ष वास्तविकन कौन बनाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए थे, परंतु पूरे समिति के कार्यभार का संचालन कौन कर रहे थे, तो वो जे बी कृपलानी साहब कर रहे थे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, यहां पे बदल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो संविधान सभा ने अगर मैं बात करूंगा कुल बैठक कितना किया है, तो कुल बैठक याद रखना है, इन्होंने 12 बैठकें की है। कुल बैठक की संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, उसमें से जो अंतिम बैठक है वो कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और मैंने बताया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को इसी समय क्या किया गया था, संविधान में स्वीकार किया गया था। इस सभा ने इसे स्वीकार किया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस की बैच प्रारंभ हो चुकी है और जोर शोर से हम सभी की पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना, सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेहनत करिएगा और हमारे इस न्यू बैच के साथ जुड़ जाइएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसके साथ हम आपको बुक निःशुल्क कर देंगे, है ना, 5000 एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट दिया जाएगा आप लोगों को, है ना, कुछ बुक्स दिए जाएंगे, है ना, निःशुल्क। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क आपको क्या कराया जाएगा, फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा नंबर है 7067485159। ठीक है, और इसकी कुल फीस है केवल मात्र कितना, 3000 रुपए इसकी फीस है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे, 5000 एमसीक्यू भी कराया जाएगा, निःशुल्क फिजिकल भी कराया जाएगा और आप लोग को निःशुल्क में बुक भी दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी दिन नहीं आए तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल होगा, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, है ना। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, 5967 पद, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो अपने आप को जागरूक करिए, परेशानी है करके मत सोचिए और बिल्कुल अपने तैयारी में जुट जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस स्थिति को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। तो याद रखना है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। तिरंगा को डिजाइन करने वाले कौन है, पिंगली वेंकैया जी है। तो याद रखना, पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन तो किए हैं, पर इसे अपनाया कब गया है। तो याद रखिएगा, ये तारीख क्या है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया है, हमारे तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, क्या पश्चिम बंगाल से हुआ था, जी नहीं। क्या बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। मध्य भारत भी नहीं है और पंजाब भी नहीं। अगर प्रश्न में दोस्तों, है ना, बंबई प्रेसिडेंसी न लिखे और प्रश्न में मिल जाए क्या, पूर्वी बंगाल, तो भी आपका सही जवाब पूर्वी बंगाल होगा। तो याद रखिएगा, पहले बार कहां से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। परंतु बाद में क्या हुआ, है ना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये पूर्वी बंगाल की सीट कहां चले गई, पाकिस्तान में चले गई। तो फिर से अंबेडकर जी का क्या हुए, री इलेक्ट हुए, पुनर्निर्वाचित हुए थे, कहां से, बंबई प्रेसिडेंसी से। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेगा, मैंने संविधान सभा की कितनी समिति बोला, 22 समितियां थी, है ना, और उसमें एक समिति का नाम क्या बताया, संघ संविधान समिति। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो याद रखेगा, जवाहरलाल नेहरू जी किसके किसके अध्यक्ष थे। तो पहला याद रखेंगे, एक तो ये हो गया संघ, है ना, संघ संविधान समिति। दूसरा था संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे।
ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आपको। और तीसरा क्या याद रखना है दोस्तों, तो तीसरा याद रखना है आपको वार्ता समिति था। इस वार्ता समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तो है ना, याद रखना है कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखेगा अंबेडकर जी किसके अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके, प्रारूप, या इसी को क्या बोला जाता है, मसौदा के नाम से भी जाना जाता है, पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है ना, ड्राफ्ट कमेटी भी इसे कहा जाता है। तो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, और ये दो समिति के अध्यक्ष थे। दो समिति के, एक समिति का नाम था, है ना, प्रांतीय संविधान समिति। एक समिति का नाम क्या था, प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, इसे ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार समिति के भी क्या थे, ये अध्यक्ष थे। तो याद रखना है दो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी थे। कौन कौन सा समिति बताया मैंने, एक है प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकार समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी थे। जेबी कृपलानी जी कौन थे, तो मैंने बताया, है ना, जेबी कृपलानी जी, याद रखेगा, है ना, मौलिक अधिकार समिति के, मौलिक अधिकार का क्या था, एक उप समिति था। इसका क्या बना था, उप समिति बना था। और इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी महोदय थे। ठीक है, के एम मुंशी जी किसके सदस्य थे, तो ये हमारे प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी संविधान सभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के लिए एक डोमेनियन स्थिति, भारत के लिए एक डोमेनियन स्थिति, डोमेनियन का मतलब होता है अधिराज्य। बाह्य रूप से, है ना, अंग्रेज शासन करेंगे और आंतरिक शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो डोमेनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था, तो याद रखिएगा किसकी प्रतिक्रिया में। सबसे पहले कहने का मतलब है, एक लाइन में बात करूंगा, डोमेनियन का कॉन्सेप्ट भारत में किसके रिपोर्ट में आया था, क्या मार्ले मिंटो सुधार में आया था, जी नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार में, जी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत को क्या देने की जरूरत है, स्वतंत्र नहीं डोमेनियन देने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, डोमेनियन देने की जरूरत है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया, तो दोस्तों यहां पे मैं कुछ विशेष जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, दो चीजें याद रखना है, संविधान निर्माण, एक याद रखना है क्या, संविधान निर्माण, और दूसरा याद रखना है क्या, संविधान लागू। तो दोस्तों याद रखना है, एक संविधान निर्माण और दूसरा याद रखना है संविधान लागू। जब संविधान निर्माण किया गया तो हमारे संविधान में क्या था, तो याद रखिएगा 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग, 22 भाग। कितने भाग, 22 भाग। और कितना अनुसूची, 8 अनुसूची बनाया गया था। कितना अनुसूची, 8 अनुसूची बनाया गया था। तो याद रखिएगा, और हमारा संविधान कब बना था, तो हमारा संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम इस तारीख को क्या मनाते हैं, संविधान या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान निर्माण कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और 395 में से 16 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, इसी तारीख को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 16 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। बच्चे शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो याद रखेगा, हमारा पूरा संविधान कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। परंतु 26 नवंबर 1949 को संविधान के 395 में से 16 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। चलिए मैं डिटेल कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना।
ठीक है, अब मैं याद भी करा देता हूं आप लोग को वो कौन कौन सा भाग है ना। तो याद रखना है, पहला याद रखिएगा भाग दो के कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। दूसरा भाग 5, ठीक है, याद रखिएगा भाग 5 के कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। तीसरा याद रखेंगे है ना, भाग 15 के कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। चौथा याद रखिएगा, ठीक है, चौथा याद रखना है आपका भाग 19 के कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया, है ना। पांचवा याद रखना है भाग 21 के कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। और छठवा याद रखना है भाग 22 के कुछ आर्टिकल को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो दोस्तों इसके नाम याद रखने हैं। भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता है। तो याद रखना है भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है। भाग 5 का नाम क्या है, संघ सरकार है। भाग 5 का नाम क्या है, संघ सरकार है, इसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। भाग 15 का नाम क्या है, तो भाग 15 का नाम है क्या, निर्वाचन है। भाग 15 का नाम क्या है, निर्वाचन है। भाग 19 का नाम क्या है दोस्तों, तो प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। तो याद रखना है ना, भाग 19 का नाम क्या है, प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। भाग 21 का नाम क्या है दोस्तों, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध है। अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भाग 22 का नाम क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ व निरसन का मतलब होता है क्या, समाप्त। तो ये सब आर्टिकल किसमें है, भाग 22 में। तो याद रखिएगा भाग टोटल कितने भाग हो गए, 6 भाग से टोटल 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा नागरिकता के कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था, जिसमें कौन कौन सा आर्टिकल शामिल थे, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 आर्टिकल को क्या कर दिया गया था, 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था। संघ सरकार के अनुच्छेद जो 60 था, आर्टिकल 60 जो कि क्या था, राष्ट्रपति का शपथ है, इसे भी लागू कर दिया गया था। 15 में आर्टिकल 324 चुनाव को लागू कर दिया गया था। प्रकीर्ण वाला पार्ट से आर्टिकल 366 और 367 को लागू कर दिया गया था, 2 आर्टिकल को लागू किया गया था, है ना। भाग 21 से टोटल 5 आर्टिकल लागू किए गए थे। भाग 21 से कितने दोस्तों, 5 आर्टिकल याद रखने हैं। कौन कौन से 5, तो एक था आपका 379, एक है आपका कितना 380, एक है आपका कितना 388, एक याद रखना है 391, एक याद रखना है 392। तो ये 5 आर्टिकल को लागू कर दिए गए। और भाग 22 के 393 और 94 को भी लागू कर दिया गया। तो याद रखना है इस प्रकार से हमारे संविधान के टोटल 16 अनुच्छेद को कब लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और शेष 395 में जो शेष थे उसे कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसमें मैच करता है। तो नागरिकता इसमें लिखा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, नागरिकता है ना, निर्वाचन है, अस्थायी संसद है, मौलिक अधिकार का कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बड़ा भी कर देता हूं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो देखिए नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, ये तीनों को लागू कर दिया गया था, मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को बिल्कुल हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला चलते हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना आगे पीछे हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से नोट करते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया गया। अभी तो मैंने बात किया क्या, 26 है ना की स्थिति को लागू हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या है, बना है। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया है, लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लागू नहीं आएगा, 26 है ना, भारतीय संविधान की स्थिति को निर्माण हुआ है, या अंगीकृत शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द, अंगीकृत, क्योंकि हमारे संविधान में कौन सा शब्द लिखा है, अंगीकृत शब्द लिखा है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया है, तो याद रखना मार्गशीर्ष अर्थात नवंबर का महीना था, 26 नवंबर 1949। तो नवंबर है ना, तो याद रखना नवंबर मतलब कौन सा महीना, मार्गशीर्ष शुक्लमी, है ना। 26वां जो तारीख था वो हिंदी माह में कौन सा तारीख था, सप्तमी। और कौन सा संवत था, विक्रम संवत 2006 था। दोस्तों याद रखना है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ,
विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत दोस्तों याद रखेगा 57। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब अगर मैं 1949 में, है ना, अगर 1949 में हम ये चीजें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? 57 जोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2006। नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, 1949 में क्या जोड़ दीजिए? 57 को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 9 7 16 5 4 9 और 1 10 9 और 1 10 और 2006। तो हमारा विक्रम संवत क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। मुझे बताइएगा दोस्तों, शक संवत कब जारी किया गया है? मेरा प्रश्न है, कमेंट करके बताएंगे शक संवत कब जारी किया गया है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पढ़ाई अपनी जगह, और खूब मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है, खूब मेहनत करना है, निरंतर करना है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1900, ध्यान में रखेगा, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा का क्या हुआ था? अंतिम बैठक हुआ था। और इसी अंतिम बैठक में संविधान में कितने सदस्य रह गए थे? 299, और 299 में से 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, कितने सदस्य? 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसमें से 8 क्या थे? महिला सदस्य भी थे। उसमें थे क्या थे? 8 महिला सदस्य भी थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर अंतिम रूप से क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रहेगी, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? बिल्कुल था। मुस्लिम लीग भी था, हिंदू सभा भी था। कौन शामिल नहीं था? तो साम्यवादी दल। दोस्तों ये संविधान के सभा में क्या नहीं था? शामिल नहीं था। संविधान के निर्माण में इन्होंने अपना क्या नहीं दिया है? भूमिका इनका नहीं रहा है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा, है ना। चलिए, और ये हमारा छात्रावास अधीक्षक का नया बैच आ गया है ना। सुबह 10 बजे से क्लासेस चालू हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है दोस्तों। याद रखिएगा, इसकी फीस मात्र कितना है? 3000 रुपए है ना। आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। मॉडल टेस्ट के लिए अलग से 5000 जो एमसीक्यू हम कराने वाले हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसी सब में आपकी, है ना, प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल टेस्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जीके की बुक भी दी जाएगी। तो जल्द से जल्द हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा 7067485159, और जल्दी से नंबर घुमाइए, डायल करिए और क्लास से जुड़िए और अपनी मेहनत को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।